हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ कैरियर पर। सो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप लोग सभी का डिमांड था कि समाज के ऊपर एक वीडियो बनाइए, समाज के ऊपर वीडियो बनाइए। सबका ही ऐसा कमेंट आता था। टेलीग्राम में कई सारे बच्चे मेरे को मैसेज भी किए थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे और थोड़ा सा भी आपको लगे कि आपके काम का चीज़ है, ये हेल्प करने वाला है, ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका काम में आने वाला है, तो एक छोटी सी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये है समास के ऊपर। समास का सामान्य परिचय हम इस वीडियो में देखेंगे, यानी समास क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समास क्या होता है। समास यानी दोस्तों समासनम समासः। समासनम मतलब होता है संक्षिप्तीकरणम, अर्थात पदों को जब संक्षिप्त करके हम लिखते हैं उसको बोलते हैं हम समास, अर्थात पदों के मेल को हम समास कहते हैं। यानी जब पदों का मेल होता है उसको हम समास कहेंगे। अब जब पदों का मेल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि किसी भी पदों का उसमें संक्षिप्तीकरण हो रहा है। तो जब संक्षिप्तीकरण होता है वही कहलाता है समास। तो समास का व्युत्पत्ति कहता है कि सम उपसर्ग पूर्वकम अस धातु हो घाय प्रत्यय योगे समासः इति पदम निष्पद्यते। अर्थात सम उपसर्ग के साथ अस धातु में जब घाय प्रत्यय जुड़ता है तब जाकर समास शब्द का व्युत्पत्ति होता है। दोस्तों, जब हम समास करते हैं उसमें मुख्य रूप से तीन चीज होते हैं। एक तो होता है समस्त पद, दूसरा होता है विग्रह, तीसरा होता है समास का नाम, अर्थात वो किस समास का अंतर्गत है। तो समस्त पद क्या होता है दोस्तों? जब पदों का मेल एक ही साथ संक्षिप्त रूप से रहता है उसी को हम समस्त पद कहते हैं। यानी समस्त पद बनाने के लिए जो पद है उन पदों के बीच में परस्पर संबंध होना चाहिए, तब जाकर। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पदों का मेल कर ले उसको संक्षिप्त करने के लिए, नहीं। जब दो या दो से अधिक पद होंगे तो उन पदों के बीच में परस्पर के बीच में संबंध होना चाहिए, तब जाकर वो संक्षिप्तीकरण किया जा सकेगा, अर्थात समस्त पद उसमें हो सकेगा। तो जब समस्त पद को बनाते हैं उस समय उनके बीच में जो पद होते हैं, पदों के बीच में कोई भी विभक्ति आदि नहीं होता है, अर्थात विभक्ति आदि का लोप ही रहता है। केवल जो अंतिम पद है उसमें हम प्रकरण के अनुसार उसमें विभक्ति वचन आदि प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच में यानी पदों के बीच में हम दो पद होंगे या दो से ज़्यादा पद होंगे तो पदों के बीच में हम किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अंतिम वाला जो पद है उसमें हम अंतिम में जैसे ही जिस समास के अंतर्गत है उस समास का नियम के हिसाब से हम उसमें विभक्ति और वचन प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? अब समस्त पद हो गया। अब है विग्रह, दूसरा है विग्रह। विग्रह क्या होता है? वृत्ति अर्थ अवबोधक वाक्यम विग्रह, अर्थात वृत्ति के अर्थ को जो अवबोधन करवाता है उसी को ही हम विग्रह कहते हैं। अर्थात विग्रह क्या होता है उसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जो जैसे समस्त पद होता है उसमें उनके बीच में कोई भी विभक्ति आदि नहीं लगता है, लेकिन जब हम विग्रह लिखते हैं उसका क्या करते हैं, जो समस्त पद है ना, समस्त पदों में पृथक पृथक करके उसको सही विभक्ति आदि लगाने की जो प्रक्रिया है उसी को ही हम विग्रह कहते हैं। अर्थात जो समस्त पद है उसमें तो कोई विभक्ति रहता ही नहीं है, जो अंतिम वाला पद है उसी में ही रहता है विभक्ति वचन जो भी है। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा पद होते हैं उसमें किसी में भी विभक्ति नहीं रहता है उनके बीच में। लेकिन विग्रह में क्या करते हैं, वही चीज़ करते हैं कि विभक्ति आदि लगा के ढंग का उसको लिखते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? उसके बाद है समास का नाम, अर्थात इसके लिए हम देखेंगे जो समस्त पद हो गया, विग्रह हो गया। अब वो जो समस्त पद है वो किस समास के अंतर्गत है वही लिखा जाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं समास का भेद क्या होता है, कितने समास होते हैं। दोस्तों, समास के भेद के लिए बहुत सारे व्याकरणिक जो है हमारे भिन्न भिन्न मत दे रखे हैं। कोई कहते हैं 4 है, कोई कहते हैं 6 है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो समास के 4 भेद होते हैं। प्रमुख भेद जो है वो 4 होते हैं। फर्स्ट है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास
और चौथा जो है वो है बहुब्रीहि समास। फिर जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो समास आते हैं जो कि कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब कुछ व्याकरण कहते हैं कि समास का 6 भेद होते हैं, तो फ्रेंड्स वो एक ही चीज है जो कहते हैं कि 4 समास हैं जिनका कहना है कि समास का भेद 4 होते हैं। उन्होंने क्या किया, तत्पुरुष के अंतर्गत 2 समास को डाल दिया, कर्मधारय और द्विगु समास को। लेकिन जो व्याकरण कहते हैं कि 6 समास है, उनका क्या कहना है कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो है कर्मधारय और द्विगु समास वो उसके अंतर्गत नहीं है, वो अलग है। तो ऐसे करके उनका कहना है कि 6 समास है। तो दिखा जाए तो सीधी सी बात तो वही है, हमारे समास बोलने से अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है कर्मधारय और द्विगु समास, उसके बाद आता है बहुब्रीहि समास, देन आता है द्वंद्व समास। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज का समास का परिचय के बारे में। आज सिर्फ हमने समास के परिचय देखे, आगे के वीडियो में हम एक एक समास के बारे में अच्छे से डिटेल में जाएंगे। और आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आगे के वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।